बच्चों, सिविक्स का चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, लैंगिक विभाजन, श्रम विभाजन, नारीवाद और समाज में महिलाओं की स्थिति। इन सभी बिंदुओं पर हम इस चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि लैंगिक विभाजन क्या होता है, किस प्रकार से श्रम का विभाजन किया गया है समाज में, नारीवाद क्या है और समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। यहाँ पर हम भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करेंगे। साथ ही साथ जितने भी बिंदु हैं, ये सारे के सारे जो बिंदु हैं, ये सारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही हैं और हम इनकी चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। लैंगिक विभाजन, समाज में महिलाएं, यानी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। आज भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा बहुत खराब है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर कार्य करने के बावजूद कम वेतन दिया जाता है। बचपन से ही पुरुषों में यह बात घर कर जाती है कि महिलाएं केवल घरेलू कार्य करने और बच्चों की देखभाल करने का कार्य करती हैं। अगर हम तीनों बिंदुओं पर चर्चा करें तो ये आपने भी देखा होगा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति समाज में कमतर है। उन्हें हर जगह कम माना जाता है। वे बराबर काम करती हैं, बल्कि बराबर से भी ज़्यादा काम करती हैं। उसके बाद भी अनेक स्थानों पर ऐसा देखा गया है कि उन्हें वेतन भी कम दिया जाता है। बचपन से ही ये बात उनको सिखाई जाती है कि पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ है और महिलाएं कहीं ना कहीं उनसे कमतर हैं। यही जो बातें हम बता रहे हैं, यही लैंगिक विभाजन कहलाता है। एक तरह से लिंग के आधार पर समाज का विभाजन हुआ है, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, लेकिन वे दोनों बराबर हैं। अगर प्रकृति की तरफ से देखें तो दोनों को बराबर ही मौका दिया गया है, दोनों को बराबर ही स्थिति दी गई है और दोनों के बराबर ही एक तरह से सम्मान दिया गया है। किंतु सामाजिक स्थिति ऐसी धारणाएं पैदा कर देती है जिसमें यह माना जाता है कि पुरुष स्त्री की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अगर हम इनसे संबंधित कुछ आंकड़ों की चर्चा करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 64.60%, जबकि पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। इसका हम साफ तौर पर अब सब जगह इसका उदाहरण देख सकते हैं कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम पढ़ाई लिखाई जाती हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि लड़का किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है और उसी घर की लड़की किसी सामान्य से स्कूल में पढ़ती है। यह बात सब जगह नहीं होती, किंतु अधिकांश इस बात को देखने में आया है कि अधिकतर इस तरह की धारणा घर के लोगों के बीच होती है। इसकी परसेंटेज भी हमें इस बात को इंगित करती है कि 64% आज केवल भारत में महिलाएं साक्षर हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और 80% पुरुष भारत में साक्षर हैं, यानी कि महिलाओं की साक्षरता पर कम ध्यान दिया गया है। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में लड़कों को ही तरजीह दी जाती है। यही कारण है कि यहाँ भ्रूण लिंग हत्या होती है, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने कानून बनाकर अपराध घोषित किया है। गर्भ में ही यह शिशु की जांच कर लेना कि वह लड़की है अथवा लड़का, और यदि लड़की है तो उसकी गर्भ में ही हत्या करा देना। ऐसे अनेक केस रोज़ सामने आते हैं। ये एक तरह से लड़कियों के प्रति समाज की एक धारणा को हमें बताता है कि किस तरह से हम लड़कियों को एक तरह से हे दृष्टि से देखते हैं लड़कों की अनुपात में। भारत में लिंग अनुपात 2011 के अनुसार 940 है। इसका मतलब यह है कि 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 940 स्त्रियां ही हैं। महिलाओं को स्थानीय निकाय, पंचायती राज और नगर पालिका में 33% आरक्षण दिया गया है। यह माना गया है कि महिलाओं को यदि बराबरी का दर्जा देना है, यदि राजनीति में समाज में उन्हें बराबरी पर लाना है,
तो सबसे पहले हमें उनको बराबर के पद भी देने होंगे। और इसके लिए विशेष पहल ये की गई है कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसमें हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है ताकि वो पुरुषों के बराबर खड़ी हो सकें। और भारत का लिंग अनुपात, जैसा कि मैंने बताया, 2011 की जनगणना के अनुसार ये अभी तक केवल 940 ही है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे आंदोलन भी चले हैं, क्योंकि लगातार अत्याचारों ने उसकी स्थिति को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है। तो नारीवादी समूह वो समूह होते हैं जो औरत और मर्द दोनों के समान अवसरों, अधिकारों में विश्वास करते हैं, उसे नारीवादी समूह कहा जाता है। इन समूहों का मानना है कि जो स्वतंत्रता, जो आज़ादी और जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त हैं वही समान महिलाओं को भी प्राप्त हों। और जो लोग इस आंदोलन को उठा रहे हैं और जो लोग इस विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उन्हें हम नारीवादी समूह कहते हैं। पारिवारिक कानून, फैमिली लॉ, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून पारिवारिक कानून कहलाते हैं। इसमें आपके मैरिज, डिवोर्स और गोद लेने के जो हमारे उत्तराधिकार से संबंधित मामले हैं, इनसे संबंधित जो हमारे लॉ बनते हैं, जो कानून बनते हैं या जो कानून हैं, उनको हम पारिवारिक कानून कहते हैं। यानी कि परिवार से संबंधित जो कानून हैं वो सभी हमारे पारिवारिक कानून कहलाते हैं। सांप्रदायिकता, आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्या सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता का मतलब है कि जब किसी धर्म के लोग अपने धर्म को दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ मानने लगते हैं तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धर्म की सत्ता स्थापित करने की फिराक में रहती है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी होती है और कभी कभी सांप्रदायिक हिंसा दंगों का रूप ले लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह एक धर्म दूसरे धर्म को निम्न समझे, उसे स्तरहीन समझे और यह समझता रहे कि केवल मेरे धर्म के लोग और मेरे संप्रदाय के लोग जीवित रहें, बाकियों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उनके प्रति जो घृणा की भावना हमारे अंदर आ जाए, वही सांप्रदायिकता है। जब दूसरे धर्म के लोगों को गालियां दी जाएं, उनका अहित किया जाए और हमें इस बात की खुशी का अनुभव हो, तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर सांप्रदायिकता का जहर घुल चुका है। सांप्रदायिकता एक प्रकार की मानसिक स्थिति है जो ये केवल चाहती है कि केवल हमारे धर्म के लोग फले फूलें, हमारे धर्म के लोग आगे बढ़ें और केवल इस पूरी धरती पर हमारे धर्म और हमारे संप्रदाय के लोग ही जीवित रहें और बाकियों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब इस प्रकार की धारणा मनुष्य के अंदर घुस जाए तो वह सांप्रदायिकता की धारणा होती है। ये सोच अक्सर जो है वो धर्म की सत्ता स्थापित करने के लिए होती है, यानी अपने धर्म की ताकत को सब जगह स्थापित करने के लिए होती है। सांप्रदायिकता की राजनीति जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कई मायने रखती है। बहुत सारे राजनेता अपने वोट बैंक के चक्कर में और अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए विशेष संप्रदाय और विशेष धर्म के लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे धर्म के लोगों की जो है बुराई करते हैं। इस तरह के कार्यों ने भारत में सांप्रदायिकता के जहर को और अधिक घोला है। कभी कभी ये इतना बढ़ जाता है कि हिंसा का रूप ले लेती है ये चीज़ें, जैसे कि हिंदू मुस्लिम दंगे इसी का एक उदाहरण है। यानी कि लोगों के मन में इतनी गलत फहमियाँ घुस जाती हैं, इतना जहर घुल जाता है कि एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू लोग हो जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को समान माना जाता है, नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने और इसका प्रचार करने की आज़ादी होती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं। जैसा कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में अभी आपने पढ़ा, धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा राज्य होता है जहाँ कोई भी राज्य
का अपना कोई धर्म नहीं होता, यानी कि राष्ट्रीय धर्म यहाँ कोई नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम धर्म राष्ट्रीय धर्म है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म राष्ट्रीय धर्म है, ऐसे भारत के अंदर कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान मानता है और सभी का सम्मान करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब भी यही है कि राज्य का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। वह जो नीतियाँ बनाएगा वो इस प्रकार की बनाएगा कि जिससे सभी धर्मों के लोग लाभान्वित हों, यानी कि उसका अपना कोई धर्म नहीं होता और उसका अपना कोई धर्म के प्रति सोच नहीं होती। वह सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की परंपरा को आगे बढ़ाता है। और भारत इस मामले में एक आदर्श देश है। यहाँ प्रत्येक धर्म के लोगों को हंसी खुशी रहने के लिए, अपना विकास करने के लिए पूरी प्रकार से आज़ादी मिली हुई है। यहाँ का राष्ट्रपति एक मुस्लिम बन सकता है, यहाँ का प्रधानमंत्री एक सिख बन सकता है, यहाँ की सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी एक ईसाई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक संप्रदाय के लोगों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता है, क्योंकि भारतीय संविधान पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष है और वह केवल योग्यता को देखता है। योग्यता के बल पर कोई भी व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, यानी कि भारत एक प्रकार से पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष देश है। जाति व्यवस्था। प्रत्येक समाज में श्रम विभाजन होता है। भारत में भी श्रम विभाजन है, परंतु यह बाकी विश्व से अलग है। यहाँ श्रम विभाजन स्थायी रूप ले चुका है, जो प्राचीन काल से ही व्याप्त है। इसी व्यवस्था को जाति व्यवस्था कहा गया है। भारत में 4 वर्णों में समाज बटा हुआ है और प्रत्येक वर्णों में अनेक जातियाँ हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक समान बना दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति लखपति हो जाए, तो कल जब हम सुबह उठेंगे तो कोई कार्य कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि सभी संपन्न हो चुके हैं और सभी जो है वो समान हो चुके हैं। जाति व्यवस्था एक प्रकार से भारत की बंद व्यवस्था है और जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति जीवन भर उसी में रहता है, वह उसको छोड़ नहीं सकता। दुनिया के देशों में भी श्रम विभाजन है, वहाँ पर भी लोगों को अनेक श्रम वर्गों में बांटा गया है, लेकिन भारत में थोड़ा सा इसका अलग रूप है। अगर हम अमेरिका, यूरोप आदि देशों की बात करें तो वहाँ वर्ग व्यवस्था है, वहाँ कैटेगरी हैं, एक अमीर, मध्यम, निम्न। लेकिन हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था है काम के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ प्रत्येक काम करने वाले को उस जाति के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। जो जैसा कार्य करता है उसको उसी जाति की, यानी कि यहाँ पर जातियाँ हमारे कर्म के आधार पर गठित हुई हैं। जैसे सोने का कार्य करने वाले स्वर्णकार, जैसे लोहे का काम करने वाले लोहार, जैसे कि लकड़ी का कार्य करने वाले बढ़ई, जैसे कि पूजा पाठ धार्मिक कर्म कांड करने वाले लोग पंडित। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर जाति व्यवस्था को शुरुआत से देखा है, जो कि कर्म के विभाजन के लिए बनाई गई थी, ताकि समाज में प्रत्येक कार्य अच्छे से संपन्न हो सके। लेकिन आज जाति व्यवस्था भारत में धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इसका कारण यह है कि संविधान सभी को बराबरी का दर्जा देता है और संविधान यह मानता है कि जो व्यक्ति जिस योग्य है वह उसी प्रकार का कार्य प्राप्त करे। अब आप उदाहरण के तौर पर समझें कि यदि कोई एक निम्न जाति में, जिनको पहले से निम्न माना गया है, निम्न जाति का कोई युवक अगर अच्छे से पढ़ लिख जाए तो वह डीएम बन सकता है, वह जज बन सकता है, वह टीचर बन सकता है, वह वकील बन सकता है, डॉक्टर यानी जो चाहे बन सकता है। आज उसकी जाति उसके काम में आड़े नहीं आती, अब वो कुछ भी करे। यदि एक ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति कार्य से जन्म से बेशक ब्राह्मण है, उच्च जाति का है, यदि वह योग्य नहीं है तो वह समाज में निम्न कार्य करेगा। अगर मान लो उसको कोई उच्च कार्य तो दिया नहीं जाएगा, उसकी जाति को देख करके वह जाति से उच्च है तो उसको उच्च कार्य दे दिया जाए। समाज में बेशक कुछ भी हो, लेकिन हमारा संविधान उन्हीं व्यक्तियों को जिम्मेदारियां देता है जो उसके योग्य होते हैं, और योग्यता धारण करने के लिए भारतीय संविधान किसी को नहीं रोकता है, बल्कि और उसको उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि सभी को बराबरी का हक मिल सके। तो जाति व्यवस्था एक प्रकार से ऐसी प्राचीन व्यवस्था थी जो समाज में कार्यों का विभाजन करती थी ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके, जो जिसकी ज़रूरतें एक दूसरे से हम प्राप्त कर सकें,
तो जाति व्यवस्था समाज में काम के विभाजन का प्राचीन स्वरूप थी। जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई थी वह वर्ण व्यवस्था से हुई है। वर्ण का मतलब होता है रंग। भारत में जो वर्ण जाति व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति का जो आधार है वो वर्ण व्यवस्था है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के विषय में बताया गया है। जाति समूहों का पदानुक्रम है जिसमें एक जाति के लोग सामाजिक पायदान में हर हल में सबसे ऊपर रहेंगे, जो किसी अन्य जाति के लोग क्रमानुसार उसके नीचे। जाति के इस प्रकार की व्यवस्था को ही वर्ण व्यवस्था कहा गया है। भारत में 4 वर्ण माने गए पहले से ही जो निर्धारित हैं। ब्राह्मण वर्ण को सबसे उच्च स्थान दिया गया और यह माना गया कि ब्रह्मा के मुख से इसकी उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मणों का कार्य था दान लेना, दान देना, शिक्षण करना, पूजा पाठ करना, धार्मिक कर्मकांड करना, यह सब ब्राह्मणों का कार्य था। जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का कार्य था समाज की रक्षा करना, राज्य करना, सेना पुलिस का कार्य, समाज की रक्षा का कार्य, यह सब जो है क्षत्रियों का कार्य था। और बताते ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रियों की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है। हमारे शरीर में भी यदि हम देखें तो सर्वोपरि जो स्थान है वो हमारे मस्तिष्क का है, यानी कि सिर का है। तो ब्राह्मण को हमने सिर से उत्पन्न माना है, और हमारे रक्षा का कार्य हमारे हाथ करते हैं, इसलिए भुजाओं से हमने क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी है। वैश्य की उत्पत्ति उदर यानी पेट से मानी गई है, और यह माना गया है कि समाज में जो व्यापारी वर्ग था, समाज में जो कर्मचारी वर्ग था, समाज में जो उच्च किसान थे, जो समाज का भरण पोषण का कार्य करते थे, समाज में व्यापार आदि का कार्य करते थे, वो वैश्य कहलाए, और यह जो है तीसरे नंबर पर आता था। चौथे स्थान पर शूद्र थे। वर्ण व्यवस्था में इनको सबसे नीचा स्थान दिया गया है। शूद्रों की उत्पत्ति को बताया गया कि वो ब्रह्मा के पैरों से हुई है, लेकिन यहाँ पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये आपस में बदले नहीं जा सकते थे। प्राचीन वर्ण व्यवस्था केवल कर्म पर आधारित थी। यदि शूद्र के घर में उत्पन्न व्यक्ति बुद्धि में तेज है और वह योग्यवान है तो वह ब्राह्मण का कार्य भी कर सकता था, किंतु कालांतर में यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित होती चली गई। इस प्रकार बच्चों, हमने इस चैप्टर के अंतर्गत सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, नारीवादी आंदोलन और भारत में महिलाओं की स्थिति, इन सब पर चर्चा की, और लैंगिक मसलों में ये देखा कि किस प्रकार हमारा लैंगिक विभाजन किया गया है, किस प्रकार नारी को जो है मानव से, इंसान मतलब आदमी से कम तरह का गया है। किंतु आज ये स्थितियाँ बदल रही हैं। आज लड़कियां भी लड़कों के बराबरी पर कार्य कर रही हैं, और समाज उनकी इस खासियत को देखकर, उनकी इस योग्यता को देखकर उनको भी अब आगे आने का मौका दे रहा है। धीरे धीरे भ्रांतियाँ टूट रही हैं। अनेक देशों में, अनेक संस्थाओं में महिलाएं बड़े बड़े पदों पर हैं और वह अच्छे से अपने कार्य को निर्वाह कर रही हैं। वो घर भी संभाल रही हैं और साथ साथ बाहर भी कार्य को संभाल रही हैं। और इस प्रकार आज इस संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि धीरे धीरे जाति व्यवस्था का भ्रम टूट रहा है। धीरे धीरे नारीवादी आंदोलन के कारण जो महिलाओं की स्थिति है उसमें परिवर्तन आ रहा है। सांप्रदायिकता यदि बढ़ रही है तो समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रख रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरी व्यवस्था को यदि हम ध्यान से देखें और ध्यान से समझें तो सकारात्मक परिवर्तन भी धीरे धीरे समाज में दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। आप इसको ज़रूर देखें, और 2-3 बार यदि आप वीडियो देखोगे तो आपको इससे अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।